हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। उसी कड़ी में झारखंड जुडिशरी से रिलेटेड जो भी राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लेकर के आए हैं और इसी करंट अफेयर के माध्यम से हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो एक एक स्लाइड्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आप लोगों के लिए करंट अफेयर साथ ही साथ जीके का काम कर रहा है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, एक एक स्लाइड्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम पहले स्लाइड की अगर बात करते हैं तो पहला जो हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से हमारे एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप ऑब्जर्व करेंगे, खास करके झारखंड जुडिशरी के एग्जामिनेशन का, तो वहां पे इस नेचर के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको कब बनाया गया था, तो साथियों आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटका के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था CDTI की आधारशिला रखी थी। अब यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो आधारशिला रखा गया है ये किसके द्वारा रखा गया है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए साथियों कि केंद्रीय गृह मंत्री मींस की होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आधारशिला रखा गया है। और होम मिनिस्टर की हम बात करें तो कौन है इस समय, तो अमित शाह जी हैं, वही राजनीतिक गुरु हैं जो इसका आधारशिला रखे हैं। वर्तमान में जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और कोलकाता में ये 5 जगह पे केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था बना करके रखा गया है। 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था स्थापित है, जो कि यहाँ पे आपको मैंने नाम भी पढ़वा दिया। पहला नाम की बात करते हैं तो जयपुर की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, गाजियाबाद और कोलकाता की बात करते हैं। इन्हीं 5 जगह पे आपको केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था देखने के लिए मिलेगा। ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप कहेंगे कि ये क्या लिखा है, इसमें हम क्या आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, तो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। यहां पे लिखा है जुआरी ब्रिज गोवा। आप कहेंगे कि ये क्या होता है जुआरी ब्रिज गोवा, इसमें क्या किया गया है, इसको किस लिए बनाया गया है, ये कैसा ब्रिज बनाया गया है। और ब्रिज तो बनाया गया, अच्छी बात है, इसका नाम इतना खतरनाक क्यों रखा गया है जुआरी ब्रिज, इसको जो इसका नाम रखा गया है जुआरी रखा गया है। आइए इसकी खासियत के बारे में देखें कि ये जो बनाया गया है ये किसके द्वारा बनवाया गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, कितना मीटर लंबा ये पुल बनाया गया है, इसमें तमाम चीजों को हम यहाँ पर जानेंगे। अगर हम पहली खासियत की बात करते हैं तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, आपके पास ये एक डाटा तो हो गया, क्योंकि जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, और जब जब हम सेंट्रल लेवल की बात करेंगे तब तब आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो किसकी बात कर रहा है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में भारत के दूसरे सबसे लंबी केबल वाली 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रहा है कि पहला नहीं है, दूसरा है। कौन सा है साथियों, दूसरा है। पहला तो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लेकिन अब एग्जामिनेशन का ट्रेंड जो हो गया है वो चेंज हो गया है, और जैसे ही एग्जामिनेशन का ट्रेंड चेंज हुआ है वो बार बार आपसे दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि 8 लेन का ब्रिज यहाँ पे तैयार किया गया है। 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ 13.20 किलोमीटर तक लंबी सड़क इसके ऊपर निर्माण की गई है। जुआरी ब्रिज का काम जून 2016 में शुरू हुआ था। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो जुआरी ब्रिज गोवा में बनाया गया है इसका काम कब से स्टार्ट किया गया था, तो यही डेट है साथियों, यही समय है, जून में इसका काम स्टार्ट किया गया था 2016 में। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर बना है। ब्रिज की लंबाई 1344 मीटर है, इसकी चौड़ाई
20.8 मीटर है। तो ये जो आपका पहला हो गया और ये जो है आपका दूसरा हो गया। इन दोनों चीजों को आपको समझ करके चलते हुए काम करना है, क्योंकि पहला का भी जानकारी आपके पास होना चाहिए, जो कि कहां पर बनाया गया है, जो कि सबसे लंबा अगर पहले की बात करते हैं तो गुजरात में बनाया गया है, गुजरात के भरूच में। और दूसरा कहां पर बनाया गया है, तो दूसरा आपको गोवा के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है, गोवा में बनाया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये आ रहा है कि ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक। आप कहेंगे कि ये क्या चीज होता है, ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक। साथियों, विश्व युद्ध हुआ था, आप सभी लोगों को पता है कि हम 2 विश्व युद्ध को देख चुके हैं। देखने का मतलब यह है 2 विश्व युद्ध के बारे में हमको पता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था और वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था। उसी की देन है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए यूएनओ का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। और इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम मेंबर की बात करते हैं साथियों, तो सबसे बड़ा संगठन है। इसमें टोटल 193 देश की बात कर रहे हैं, 193 देश इसके सदस्य हैं। तो इसीलिए बनाया गया था कि जो हमारा थर्ड वर्ल्ड वार हो, थर्ड वर्ल्ड वार यहां पे कमिट न हो, इसीलिए ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे बनाने का काम किया गया था। आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम कर रहा है, इसीलिए हम और आप अपने घर में चैन से आराम कर रहे हैं। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया होता तो शायद तीसरा विश्व युद्ध भी हमें देखना पड़ता, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध हमें नहीं देखना पड़ा। किसके वजह से, तो इसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। ये जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया गया है, इसका क्या मतलब है। कहा जा रहा है कि दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सेना में 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की बात कर रहा है। भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसे केल्विन ग्रो आर्ट गैलरी एवं म्यूजियम के पास निर्मित किया जाना है। किसको निर्मित किया जाना है, तो इसी ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक को निर्मित करने का प्रस्ताव यहां पर दिया गया है। और यह इसलिए भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो भारत के सैनिक थे, 1-2 सैनिक की बात नहीं की जा रही है, पूरे के पूरे 40 लाख सैनिक की बात की जा रही है। इन सैनिकों को ने क्या दिया था, अपना बलिदान दिया था पहले वर्ल्ड वार में और दूसरे वर्ल्ड वार में। इन्हीं के स्मारक के तौर पे ये ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जा रहा है। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हमें जो इंपॉर्टेंट लगा, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को आपके देखा, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे थे, तो इसको हमने यहां पे रखने का काम किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा स्पोर्ट्स आ गया, आज तक तो हम लोगों ने देश भर के स्पोर्ट्स को देखा था, लेकिन ये ई स्पोर्ट्स क्या आ गया। आप कहेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग होगा ई स्पोर्ट्स का मतलब। आइए जानते हैं क्या होता है ई स्पोर्ट्स। कह रहा है भारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आधिकारिक तौर पर बहु खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अलावा बर्मिंघम में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ, जो बर्मिंघम शहर था, वहां पे आयोजित पहली कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीतने का भी काम किया है। अगर हम ई स्पोर्ट्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हाल ही में हुआ है। हम लोगों ने किसको हराने का काम किया है, तो न्यूजीलैंड को हम लोगों ने हराया है, और हराकर हम लोगों ने क्या जीता है, हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल इस ई स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में हम लोगों ने जीतने का काम किया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। लिखा है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी। ये क्या होता है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड। आप सभी लोगों को पता होता है कि भारत स्काउट गाइड के बारे में हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स हमारे हमको देखने के लिए मिलते हैं, एनसीसी वाले कैडेट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये मामला
चल रहा है। इस मामले में क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। कह रहा है 4 से 10 जनवरी 2023 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यहां पे यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि यहां पे महामहिम की उपस्थिति थी, राष्ट्रपति की उपस्थिति थी, और राष्ट्रपति की उपस्थिति होने के कारण यह हमारे लिए प्रश्न बन जा रहा है। ठीक, आगे देखिए क्या लिख रहा है। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस समारोह की अध्यक्षता की और इसका थीम रखा गया शांति के साथ प्रगति। जो इसका थीम रखा गया था, ये जो हमारा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी की बात करते हैं, इसका जो थीम रखा गया था, ये रखा गया था शांति के साथ प्रगति। आपको धीरे धीरे शांत रहना है और शांत रहते आपको क्या करना है? आपको प्रगति करते हुए चलना है, आपको अपना डेवलपमेंट करते हुए चलना है। साथ ही साथ कह रहा है इससे पहले राजस्थान को वर्ष 1956 में राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली थी, 1956 में मिली थी, और अब जाकर के कब मिला है? 2023 में यहाँ पे मिला है। किसकी हम बात करते हैं? तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं। आगे दे रहा है कि संविधान पार्क। आप कहेंगे कि ये कौन सा पार्क है? संविधान पार्क। क्या वहां पे संविधान बोया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए संविधान पार्क क्या होता है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल कलराज मिश्रा की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का भी निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है संविधान पार्क। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी महामहिम का जुड़ाव है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जुड़ाव है, इसलिए ये संविधान पार्क भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या लिखा है। करे 18वीं राष्ट्र जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है। बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का यहां पे पुरस्कार भी यहां पे प्रोवाइड करने का काम किया गया है। आगे देखते हैं जम्बूरी का प्रोमो गीत की अगर हम बात करते हैं, पाली धरा पर लगेगा मेंढवा। तो ये यहां पे इनका जम्बूरी का जो प्रोमो गीत है, ये प्रोमो गीत भी यहां से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है? लिखा है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ये क्या होता है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस? इसके बारे में हम जानने का काम करेंगे। लिखा है कि 3 जनवरी 2023 को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। यह क्वेश्चन यहां पे बनेगा कि किसके तहत? अगर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की हम बात करते हैं, जो कि एक विश्वविद्यालय है, नागपुर विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इसका इनॉग्रेशन किया था? तो ऑनलाइन मोड में इसका इनॉग्रेशन करने का काम किया था। साथ ही साथ लिख रहा है कि इस वर्ष ISC का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को यहां पे भी शामिल किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत अगर देखते हैं तो साथ ही साथ आगे हम चलते हैं। लिखा है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1914 में कराया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहला कब कराया गया था इसका अधिवेशन? तो साथियों 1914 में इसका पहला अधिवेशन कराया गया था। और यह कौन सा अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं 2023 में? तो ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहां से फ्रेम हो रहा है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला यहां से करंट से रिलेटेड आएगा, और आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से फ्रेम होने वाला है। तो एक क्वेश्चन में आप दो चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या आप लोगों के लिए आया है।
कहा जा रहा है एशिया प्रशांत डाक संघ। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछता है कि ये क्या है, ये डाक संघ क्या होता है, डाक यूनियन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये मामला 2023 का है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसकी तो जानकारी हम सभी लोगों को बेहतर तरीके से होनी ही चाहिए। लिखा है जनवरी 2023। जनवरी 2023 से भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ APPU का नेतृत्व संभाला है। किसने संभाला है? तो एशियाई प्रशांत डाक संघ के द्वारा इसको संभालने का काम किया गया है, जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। अगर हम एशियाई प्रशांत डाक संघ की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय सिचुएटेड है वो बैंकॉक और थाईलैंड में, इसका 2 जगह मुख्यालय सिचुएटेड है। कहा जा रहा है कि भारतीय डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य कार्मिक डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासचिव बनाया गया है। ये जो एशिया प्रशांत डाक संघ की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह की हम बात करते हैं तो इन्हें 4 साल का कार्यकाल के लिए महासचिव बनाया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2023 के लिए, क्योंकि अब हमारा जो भी एग्जामिनेशन होगा, हमारे एग्जामिनेशन में इसी नेचर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं तो। आगे देखिए, आगे यहां पे क्या कहा जा रहा है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय नागरिक डाक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार भारत का कोई ऐसा नागरिक है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है, खास करके एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व कर रहा है। तो हमें और आपको दोनों लोगों को गर्वान्वित होने का यहाँ पे विषय है और हमें जानने का भी ये विषय है। आगे देखते हैं, यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है। अब ये भी हमारे लिए बहुत ही बेहतर है कि यूरो अपनाने वाला, यूरो एक करेंसी होती है, इसी करेंसी को अपनाने वाला जो क्रोएशिया है, क्रोएशिया एक देश है, वो 20वां देश बन गया है। कब उसने अपनाया है यूरो को एज अ करेंसी के रूप में, ये भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी की बात कर रहा है। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया यूरोप की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। पहला तो इंफॉर्मेशन हम सभी लोगों के लिए यही हो गया कि यूरो को अपनाने वाला ये 20वां देश बन गया है क्रोएशिया। साथ ही साथ लिखा है यूरोपियन यूनियन। अगर हम EU की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन के 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं। यूरो मीन्स की एक जो इंटरनेशनल मार्केट में चलने वाला मुद्रा होता है। अब हमारे गांधी जी तो इंटरनेशनल मार्केट में चलेंगे नहीं कि हम भारत का पैसा लेकर के जा रहे हैं, गांधी जी को लेकर के जा रहे हैं और हम कह रहे हैं विदेश से कि हमें कोई सामान परचेज करना है, हमारा पैसा ले लीजिए, नोट ले लीजिए और आप अपना सामान दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक इंटरनेशनल करेंसी होनी चाहिए और उसी इंटरनेशनल करेंसी से हम क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी कर सकते हैं। जो भी हमको इंपोर्ट करना होता है हम वही इंटरनेशनल करेंसी देते हैं और उसी इंटरनेशनल करेंसी से हम ये चीजों को करने का काम करते हैं। इसी तरह से जो यूरो है, यूरो अपना करके अब क्रोएशिया क्या करेगा, वो 20वां देश भी बन गया है। अब उसके पास भी ये इंटरनेशनल करेंसी उसके पास हो गया है, आधिकारिक मुद्रा के तौर पे यूरो का उपयोग करता है। अब क्रोएशिया नवीनतम 20वां राष्ट्र बन गया है यूरो को अपनाने वाला। तो ये भी पॉइंट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा की बात करते हैं। ये क्या होता है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये कैसा नाम है मोपा? सुनने में कुछ अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन हमें सुनने की, हमें समझने की आवश्यकता है कि ये क्या कर रहा है, किसके लिए यहाँ पे रखा गया है। हम सभी लोगों को पता है मनोहर पर्रिकर जी के बारे में। उन्हीं मनोहर पर्रिकर जी के नाम से यहाँ पे नया नाम रखा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री, किसकी बात कर रहा है, पूर्व रक्षा मंत्री एवं 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री, 1 बार 2 बार नहीं 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन रहे हैं? तो दिवंगत हो चुके हैं, इस दुनिया में हमारे और आपके बीच में नहीं हैं। मनोहर पर्रिकर साहब, मनोहर पर्रिकर साहब की बात कर रहा है। दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में
ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, गोवा का नामकरण मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा के रूप में करने का कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। नाम बदल दिया गया है। जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में हुआ करता था, अब उसका नाम क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम रख दिया गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा के नाम से गोवा में करने का काम किया गया है। नाम बदलाव कर दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके लिए किया गया है? तो ये जो दिवंगत हो गए हैं, जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा के, मनोहर पर्रिकर साहब, उन्हीं के नाम पर इसको बदलने का काम किया गया है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। गोवा के मोपा में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। ये यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये हमारे और आपके द्वारा किसी खास आदमी के द्वारा किया गया था। मीन्स कि आम आदमी के द्वारा नहीं, बल्कि एक खास आदमी के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इसीलिए ये हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा की अगर हम बात करते हैं, जो कि नामकरण किया गया है मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। आगे देखिए आगे क्या लाए हैं आप लोगों के लिए। कहा जा रहा है सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात हुआ है। अब सूडान हमारे पास है, साउथ सूडान की बात कर रहे हैं कि किस सूडान की बात कर रहे हैं? साथियों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, यूएनओ की बात करते हैं। तो जो हमारा नया मेंबर शामिल हुआ है, 193 नंबर का जो मेंबर शामिल हुआ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान की हम बात कर रहे हैं। यहां पे किसकी बात कर रहा है? यहां पे जो बात कर रहा है सूडान की बात कर रहा है। सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया है। लिखा जा रहा है कि भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो ये महिला शांति रक्षकों का दस्ता यहां पे तैनात किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन के अनुसार वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहली महिला दस्ता की तैनाती के बाद यह महिला संतरी रक्षकों का दस्ता भारत का सबसे एकल दस्ता माना जा रहा है। ये जो शांति के लिए महिला शांति जो रक्षक हैं, उन्हीं का दस्ता के अंतर्गत इसको मानने का काम किया जा रहा है। जो सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया है, उसको लेकर के ये बात किया जा रहा है। आगे इसमें हम देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। इस दस्ते को सूडान ने अबेई क्षेत्र में उत्तर तथा दक्षिण के बीच की टकराव वाली सीमा की निगरानी का कार्य करने और मानवीय सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। ये जो सूडान की हम बात करते हैं, सूडान में महिला शांति रक्षकों का जो दस्ता तैनात किया गया है, ये किस लिए किया गया है? तो ये महिला शांति रक्षक के तौर पे पहला काम कर रही हैं। दूसरा, ये सहायता मुहैया कराने के लिए इनको यहाँ पे तैनात किया गया है, और पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार इसको करने का काम किया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस एंड टेक की बात करते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां पे लिखा है, चीन की बात करते हैं। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश बन गया है। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश बन गया है। कौन बन गया है? तो यही चीन चांचून चाइना बन गया है। ठीक, आगे देखिए। चीनी कंपनी CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। खास बात आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकता है। यह खास बात है कि बिना तेल पानी डाले हुए ये क्या कर सकता है, ये 600 किलोमीटर तक ट्रेन चल सकता है। इतनी ज्यादा पावरफुल उन्होंने बनाने का काम किया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश जर्मनी था। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कई क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को टुकड़े टुकड़े में कर करके आप तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल की हम बात करते हैं।
लो स्मोक, जैसे हम लोग देखते थे कि पहले स्मोक धुआं बहुत ज्यादा उठा करता था, कोई भी चीज अगर हम जलाते थे उसी धुआं से क्या होता था, प्रदूषण बढ़ता था। उसी प्रदूषण को कम करने के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल बनाने का काम किया गया है। ये किसके द्वारा बनाने का काम किया गया है, जैसे बीपीसीएल इसके लिए जिम्मेदार है। तो बीपीसीएल क्या कर रहा है, इन सभी चीजों को यहां पे हम जानने का काम करेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है, ठीक ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल एसकेओ लॉन्च किया गया। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बीपीसीएल के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, जो कि एक महारत्न कंपनी है। साथ ही साथ आगे देखिए, बहुत कठिनाई इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुएं वाला मिट्टी का तेल एक बड़ा कदम है। आप सभी लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि पहले के समय की अगर हम बात करते हैं, जब हमारे पास गैस नहीं आया था तब हम लोग किस पे काम किया करते थे, तब हम लोग स्टोव पे काम किया करते थे। और वो जो स्टोव होता था उसमें मिट्टी का तेल ही डाला जाता था, और उसी की बात कर रहा है। जब आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज में उसको जलाया जाता था तो एक साथ खूब तेज लपट भी उसमें से निकलता था, खूब ज्यादा उसमें से स्मोक धुआं भी उसके साथ साथ निकलता था। लेकिन इस कठिनाई को कम करने के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल बनाने का भी यहाँ पे काम किया गया है बीपीसीएल के द्वारा। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। अब आप ये क्या देख रहे हैं कि ताड़ के पत्ते का, ताड़ का पत्ता तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसी ताड़ के पत्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय यहां पे बनाया गया है। कहा जा रहा है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। पहली बात तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, ठीक। नेक्स्ट की यहां पे पॉइंट की बात करते हैं। इस संग्रहालय में 19वीं सदी के आखिर तक लगभग 650 वर्ष तक का राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ राज्य के मध्य में कोचीन की सीमा है और आगे उत्तर में मालबार की झलक मिलती है। इसमें कोलोचेन प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी हमको देखने के लिए मिलती है। ये जो ताड़ के पत्ते का जो विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है, उसमें हम इन सभी पहलुओं को देखने का और समझने का काम करेंगे। तो ये हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथियों मैं इस सेशन को भी समाप्त करना चाहूंगा। जो भी हमारे पास करंट अफेयर हो सकते हैं, जो भी हमारे पास जीके और जीएस से रिलेटेड कहानियां हो सकती हैं, वो सभी के सभी मैं आप सभी के समक्ष सुनाने का काम कर रहा था। तो अब इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस भी मैं लेकर के आऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आप किसी भी एग्जामिनेशन का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। साथियों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।